डग में निकाली जगन्नाथ रथ यात्रा। झालावाड़ जिले के डग कस्बे में आषाढ़ शुक्ल तिथि को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल की भांति इस वर्ष कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए निकाली गई, जो डग कस्बे में जगदीश मंदिर से भगवान श्री कृष्ण बलराम समुद्रा को पिकअप में विराजित कर जयकारों के साथ श्रद्धालुओं द्वारा नगर के प्रमुख मार्गों से नगर भ्रमण करवा ताना सिंह जी की बावड़ी पर पहुंची, जहां सभी श्रद्धालुओं द्वारा भजन कीर्तन पूजा अर्चना प्रसाद वितरित कर श्रद्धालुओं ने धर्म का लाभ लिया। वहां से पुनः अपने गंतव्य स्थान पहुंची। जानते हैं क्यों मनाते हैं एवं क्यों निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का पर्व हर वर्ष मनाया जाता है, जिसमें सर्वप्रचलित मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ जी से द्वारका दर्शन करने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान ने बहन सुभद्रा को रथ से भ्रमण करवाया था। तब से ही हर वर्ष इसी दिन जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है। डग से ब्यूरो रिपोर्ट। मोबाइल वैन का किया शुभारंभ। तालुका सेवा समिति द्वारा की शुरू। तालुका सेवा समिति द्वारा शुरू की क्षेत्र में मोबाइल वैन श्रीमती अंबिका अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति पिड़ावा के निर्देश में पिड़ावा न्यायालय क्षेत्र में मोबाइल वैन का संचालन किया गया। मोबाइल वैन के माध्यम से स्थानीय सार्वजनिक स्थल समेत कई ग्रामीण इलाकों द्वारा मायाखेड़ी, कटकड़, खैराना, औसावा, माथिया, हेमड़ा, गर्दनखेड़ी पहुंचकर कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए 180 से 200 ग्रामवासियों को विस्तार से बाल विवाह क्या है, उसके दुष्परिणाम एवं प्रावधानियां, दंड बाल विवाह प्रतिपेक्ष अधिनियम 2006, जल संरक्षण, पॉलीथीन कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं करने, मध्यस्थ स्थायी लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत, महिला अधिकार, महिला सशक्तिकरण, पीड़ित प्रतिकार स्कीम व निःशुल्क विधिक सहायता आदि के बारे में कानूनी जानकारी दी गई। साथ ही ग्रामवासियों से यह भी अपील की गई कि टीकाकरण का नंबर आते ही वे टीकाकरण अवश्य करवाएं। ग्रामवासियों को कोरोना वायरस बचाव एवं सुरक्षा हेतु राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए मुंह पर मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जागरूक किया गया। वहीं प्रचार सामग्री वितरित की गई। पिड़ावा से मोहित राठौड़ की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक हुई आयोजित। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना के ग्राम पंचायत कामखेड़ा के पास स्थित बाबा डूंगरी पर तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा की अध्यक्षता में भारतीय किसान संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा ने बताया कि खरीफ सीजन फसल का बीमा 31 तारीख तक सभी किसानों को पूर्ण करवाना है। कोई भी किसान इस बीमा योजना से वंचित न रहे। इसके लिए किसानों को 31 तारीख को पहले अपने डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवाना कर बीमा करवाएं। तहसील उपाध्यक्ष बद्रीलाल लोधा ने संगठन की रचनात्मक कार्यप्रणाली पर वर्णन किया। तहसील मंत्री नेमीचंद लोधा ने बताया कि भारतीय किसान संघ ने मनोहर थाना लगे तार किसानों को कार्यकर्ता रहा, लेकिन इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमें ग्राम समितियों की सक्रियता होना अति आवश्यक है। प्रत्येक ग्राम समिति को प्रति माह बैठक का आयोजन कर ग्राम की समस्याओं का उजागर करना होगा। बैठक में पधारे किसानों ने विद्युत संबंधित समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा है कि क्षेत्र में बिजली बिलों को काफी ज्यादा बिल निकाले जा रहे हैं। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि बिना रीडिंग के बिल निकाले जा रहे हैं। क्षेत्र में आए दिन किसान हरिराम लोधा ने बताया कि मेरे 1 महीने का घरेलू बिल 9,000 निकाल रखा है। बैठक में जिला प्रभारी राजेंद्र वर्मा, तहसील अध्यक्ष बालचंद लोधा, मंत्री नेमीचंद लोधा, अध्यक्ष बद्रीलाल लोधा, तहसील प्रचारक प्रमुख रवि शर्मा, कामखेड़ा पंचायत प्रभारी रंगलाल मीणा, बबलू मीणा, बंदा जागीर सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। मनोहर थाना झालावाड़ से ब्यूरो रिपोर्ट। महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में भाजपा महिला मोर्चा सदस्यों ने दिया ज्ञापन। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भाजपा महिला मोर्चा सदस्यों ने राजस्थान में बढ़ रहे महिलाओं पर अत्याचार के विरोध में राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार और बलात्कार की घटनाओं के विरोध में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि 24 मई को जयपुर में एक गर्भवती महिला को जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना के बाद भरतपुर संसदीय क्षेत्र में सांसद
रंचिता कोहली पर भी हमले की घटना सभी के सामने है। इसके अलावा आए दिन छोटी बालिकाओं और महिलाओं के प्रति दुष्कर्म की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। वहीं ज्ञापन में कहा गया है कि राजस्थान में आम जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षित नहीं है, वहीं कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। उन्होंने राज्य सरकार से बर्खास्तगी की मांग की है। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोई छुपा नहीं है, आज महिलाएं कहीं भी सेफ नहीं है। बिल्कुल जैसे हमारी बहन ने कहा कि आज हमारा राजस्थान रेगिस्तान बनता जा रहा है। इसी आज हमारी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अलका मुंद्रा जी के निर्देशन में हम सारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हर जिले में हो रहा है और आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं महिलाओं का जो अत्याचार है उसके। राजस्थान सरकार से हमारी ये मांगे कि ये महिलाओं के लिए एक मुहिम बनाए कि उनको हर तरह की उनकी सुविधा, उनको सेफ्टी मिले, कहीं भी जाएं। आज महिलाएं इतनी खौफ में है कि रात के 9 बजे बाद भी कहीं जा नहीं आ सकती। जिस तरह से रेप हो रहे हैं, आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये क्या सही है क्या? वैष्णव जिला संयोजक भाजपा महिला मोर्चा से महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के क्रम में ही आज हम वापस ज्ञापन देने आए हैं। और महिलाओं पर रेप काफ़ी हो रहे हैं और ये राजस्थान से रेगिस्तान बनता जा रहा है और अबला न्याय मांग रही है अशोक जी गहलोत से, कांग्रेस सरकार से। और ये प्रत्येक जिले में आज महिला मोर्चा ज्ञापन दे रही है राजस्थान के, इसी से हम ज्ञापन देने आए हैं। बेलिया जी के देवजी मंदिर का रास्ता बहाल करने की मांग की। पावड़ी गांव में नरेगा श्रमिकों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बेलिया के देवजी के रास्ते की अतिक्रमण को बहाल करवाने की मांग की। लाखेरी उपखंड के ग्राम पंचायत पापड़ी में स्थित प्राचीन बेलिया के देवजी के मंदिर के रास्ते को बहाल कराने की मांग को लेकर नरेगा श्रमिकों ने लाखेरी उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्राम पंचायत पापड़ी में गाँव पापड़ी में स्थित प्राचीन बेलिया के देवजी मंदिर पर जाने वाले रास्ते पर कुछ दबंग व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है, जिससे मंदिर तक जाने के परेशानियां आती है, क्योंकि पास ही रेलवे की भूमि होने से रेलवे आम नागरिकों को रेलवे सीमा में से निकलने नहीं देता है। जबकि पापड़ी गांव के बेलिया के देवजी का स्थान काफी पुराना है। ग्रामवासियों ने बताया कि इस मंदिर तक 25 फुट का रास्ता आरक्षित है, फिर क्यों सरकार ने अधिकारी इस रास्ते को बहाल नहीं करवा रहे हैं? पिछले एक पखवाड़े से मनरेगा के मजदूर बिना काम के बैठे हुए हैं। हमने हमारे चैनल पर यह खबर तब भी दिखाई थी, कुछ दबंग मनरेगा श्रमिकों को काम करने नहीं दे रहे हैं। आपको बता दें कि मनरेगा कार्यक्रम के अंतर्गत पुराने बेलिया जी देवजी के रास्ते पर नरेगा कार्य स्वीकृत है, जिस पर 122 मनरेगा श्रमिक पंजीकृत हैं। इस समस्या को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत प्रशासन को 28 जून को ही अवगत करा दिया था, जिस पर पंचायत ने 15 दिन की समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया था। आश्वासन की अवधि समाप्त होने के उपरांत कोई भी कार्यवाही नहीं होने पर समस्त मनरेगा श्रमिक ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से उपखंड कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या के बारे में उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि बेलिया के देवजी तथा माल के जाने के लिए जो रास्ता था उस पर रेलवे प्रशासन काम नहीं करने दे रहा है और रास्ते के दूसरी तरफ स्थित दबंग किसानों ने भी रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है, जिससे आवागमन में परेशानियां हो रही है। लेकिन मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कार्य को रेलवे प्रशासन व अतिक्रमियों के दबाव के कारण कार्य नहीं करने दिया जा रहा है। इस पर ग्रामीणों ने प्रशासन से रास्ते से सीमा ज्ञान करवाकर रास्ते को बहाल करवाकर डामरीकरण करवाने की मांग की है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी ना हो और साथ ही मनरेगा श्रमिकों को रोजगार मिल सके। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि प्रशासन द्वारा 8 दिवस में समस्या का समाधान नहीं किया गया तो ग्रामीण धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस मौके पर कई ग्रामीण मौजूद थे। लाखेरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। बुद्धि प्रकाश मीणा पापड़ी के जो आम रास्ता है, तो माल का रास्ता भी वही है और आदिकाल से देश गांव बसा जब से वही रास्ता है। रेलवे भी उसके बाद में निकली है। रेलवे वाले तो बताने कि हमारी सीमाएं, रेलवे वाले बार बार अपनी सीमा बढ़ाते हैं। कुछ लोगों ने अगर अतिक्रमण भी कर रखा है तो प्रशासन रेलवे कराए वो कराए, गाँव को तो समस्या है। अभी खेती बाड़ी का कार्य, खेती बाड़ी में आने जाने के लिए समस्या खत्म होगी, कहाँ से जाए? रास्ता कुछ भी नहीं है। अंधेरे का एक स्वीकृत करते रास्ता और जी कर डामर हो जाए तो ठीक रहे वो। तो ये रास्ता तो आप जैसा बता रहे हो कि प्राचीन है, तो मंदिर भी तो बताया वहाँ पे। मंदिर है बहुत पुराना, आदिकाल से मंदिर है वहाँ, और वहाँ बहुत तीर्थ स्थान से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं वहाँ रसोईया लेके भंडारे ले। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या गांव के जो पुराना रास्ता है उसको बहाल कराने की है।
माड़ का रास्ता जो हमारा जाता था उसके तरफ से। उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसमें दिक्कत ये आ रही है सर कि पुराना जो रास्ता था वो तो गांव वालों ने, पुराने लोगों ने कब्जा कर लिया, खेतों वाले ने, पास वाले खेतों वाले गडार में कब्जा कर लिया। और इतने वर्षों से रेलवे की हमें ये गांव वाले माड़ में जाते हैं रास्ते में तो वो रेलवे की सीमा में निकलते हैं। अब नरेगा के तहत जो काम है रेलवे ने मना कर दिया कि हमारी सीमा में आप काम मत करो, आपके पुराने रास्ते में जाओ को निकल सकते हो, बस ये समस्या है। तो नरेगा क्या गाँव से और देवनारायण मंदिर तक जो गड्ढा है पुरानी वो जा रही है और माड़ का रास्ता भी वही है। ये कौन सी स्थान की बात है? ये देवनारायण बिलिया का पापड़ी पापड़ी से जो देवनारायण रास्ता जा रहा है, हाँ उसमें उसी की बात है। उसमें आकर वृक्षारोपण की तैयारी, स्वेच्छा से हटाया अतिक्रमण। ग्राम सोलोनिया में स्वच्छता के अतिक्रमण हटाकर जन सहयोग से 10 ट्रैक्टर एक साथ चलाकर वृक्षारोपण के लिए तैयार किए गए। ग्राम सोलोनिया में सरकारी भूमि पर आसपास के खातेदारों का अतिक्रमण कर रखा था। इस भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने ग्राम पंचायत मामू और सरपंच छन्नीबाई को समझाइश हटवाने के लिए प्रयास करने के लिए कहा गया, जिसके कारण सोनोलिया के लगभग 12 बीघा सरकारी भूमि के आसपास कुछ अतिक्रमण था, जिसे सीमांकन पश्चात समझाइश से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाया गया। भूमि उबड़-खाबड़ होने के कारण एवं भविष्य में पुनः अतिक्रमण न हो, इसके लिए गांव के कुछ व्यक्तियों ने अपना सहयोग देकर एक साथ 10 ट्रैक्टर लगाकर भूमि को समतल कराया गया, जिसमें कालूलाल चौधरी, पृथ्वीराज चौधरी, हरियाणा चौधरी, धनराज जाट, रिंकू गुजर, गजेंद्र चौधरी, चंपालाल जाट, रामस्वरूप चौधरी, सरदार गुजर और भौरलाल गुजर ने उक्त कार्य हेतु अपने ट्रैक्टर उपलब्ध कराए। इसके पश्चात गांव के लोगों ने सुझाव दिया कि भूमि के चारों तरफ तारबंदी कर फलदार छायादार वृक्ष लगाकर भूमि का सौंदर्यीकरण किया जावे। इस कार्य हेतु ग्रामवासियों ने सहयोग से राशि एकत्र करने का भी निर्णय लिया। उक्त भूमि पर पार्क विकसित किए जाने का भी प्रस्ताव है। इस प्रकार उपखंड अधिकारी राजेश डागा व ग्राम पंचायत की समझाइश से ग्राम सोलोनिया की 12 बीघा भूमि को जन सहयोग से वृक्षारोपण कर विकसित किया जा रहा है। वहीं जन सहयोग कार्य के लिए लोगों को उपखंड अधिकारी द्वारा भी धन्यवाद ज्ञापित किया। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। की पोल खोलती बाइक चोरी की करतूत। कस्बे से फिर उड़ाई 2 बाइक। हाट बाजार में खड़ी थी बाइक। रतनपुरा निवासी रूडूलाल बंजारा व सुलिया चाक निवासी राजेंद्र मीणा की चोरी हुई बाइक। हानावदा शाहजी साप्ताहिक हाट में फिर हुई मोटरसाइकिल चोरी। मोटरसाइकिल चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व में भी चोरी के कई आरोपी पकड़े जाने के बाद भी फिर से चोरियों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्थानीय चोर गिरोह सहित आसपास के चोरों की भी निगाह साप्ताहिक हाट पर ही रहती है, जहां सीएलजी मीटिंग में पुलिस अपनी तारीफों का पुल बांधती नजर आई। वहीं 2 दिन भी नहीं बीते होंगे और चोरों ने अपना करिश्मा दिखा डाला, जिसके चलते हाट से 2 मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गए। हरनौदा शाहदी से केशव शर्मा की रिपोर्ट। कोटा का दशहरा। औपचारिक रूप से केवल 10 फीट के रावण का होगा दहन। भीड़ न जुटे इसलिए लाइव प्रसारण होगा। कोटा में देश भर में अपनी पहचान बना चुके कोटा का ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार भी नहीं भरेगा। कोटा को देखते हुए दक्षिण नगर निगम प्रशासन के इसके लिए राज्य सरकार और कलेक्टर उज्जवल राठौड़ को पत्र लिखा है। कीर्ति राठौड़ आयुक्त दक्षिणी नगर निगम ने बताया कि परंपरा नहीं टूटे, इसके लिए गणेश पूजन के लेकर रावण दहन का कार्यक्रम औपचारिक रूप से होगा। दशहरे के दिन 10 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। 128 साल के इतिहास में ये दूसरा मौका है जब मेले का आयोजन नहीं होगा। कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत दशहरे के 10 दिन पहले नवरात्रा स्थापना से हो जाती है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। दशहरा मेले को लेकर क्या क्या तैयारी की गई है? इस बार पता चला है कि राष्ट्रीय दशहरा मेला इस बार भी नहीं लग रहा है, तो क्या वर्तमान में जो कोरोना पैंडेमिक है उसकी परिस्थितियों को देखते हुए साथ ही जो सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसके मद्देनज़र हम लोग दशहरा की प्लानिंग कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये है कि जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार किसी भी प्रकार के मेला इत्यादि के आयोजन पर रोक है, तो मेला तो निश्चित रूप से अभी इस बार नहीं कराएंगे।
परंतु परंपरा का जो निर्वहन किया जाता है उसका हमने पिछली बार भी एक कॉन्सेप्ट रखा था, जिसमें हमने पूजा करवा दी थी और रावण का भी दहन किया था। इसी प्रकार से अभी हमारी दोनों मेयर साहबान से और कमिश्नर साहब, क्योंकि ये जो मेला है उत्तर और दक्षिण दोनों का कॉमन है, तो कमिश्नर नॉर्थ जो है उनसे तथा नॉर्थ के जो मेयर साहब हैं, दक्षिण के जो मेयर साहब हैं, सभी से चर्चा करके इसी निर्णय पर पहुंचे हैं कि प्रतीकात्मक रूप से जो है रावण का पुतला दहन किया जाए। उसके लिए हम लोग तैयारी कर लेंगे। इसके साथ ही हमने सरकार से भी इसके बारे में मार्गदर्शन मांगा है कि वर्तमान में क्या किया जाना है। तो तैयारी हम दोनों चीज़ों की कर रहे हैं और फिर सरकार के जो निर्देश आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई करेंगे। परंतु ये बात निश्चित है कि आपने को मेला को इस बार भी नहीं कर पाएंगे। परंपरा के निर्वहन के लिए हम लोग रावण का दहन विशेष रूप से। हम आप बता पाएंगे कि मतलब निगम को कितना नुकसान होगा इस नहीं मेले बढ़ने से? निगम जहाँ तक नुकसान की बात करते हैं तो आय का स्रोत तो मेला कभी भी नहीं रहा है। इनफैक्ट निगम को खर्चा ही करना पड़ता है हर बार मेले में। परंतु उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शहरवासियों से दशहरा मेले के प्रति जो लगाव है, झुकाव है, वो ज़्यादा अहम है। आय के स्रोत के रूप में निगम ने मेले को कभी देखा भी नहीं है, इसलिए आय के आकलन हम लोग करते भी नहीं। आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि इस बार दशहरा मेला नहीं बढ़ रहा है? लोगों की काफ़ी उम्मीद है मेले से, तो इसको कोटा में दशहरा बहुत मायने रखता है और बहुत ही मतलब पुराने समय से जो अहम है। कई जो जिन स्थानों में जैसे मैसूर का मेला है, वैसे ही कोटा का मेला भी दशहरा का माना जाता है। और पिछले हम सालों में देखते हैं हर बार भव्य से भव्य होता जाता है। मेले का जो स्वरूप नया जो दशहरा मैदान का चेंज हुआ है, उससे भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। बहुत प्लान तरीके से हम लोग देखते हैं हर मेले में बेटर किया है इस चीज़ को। तो पिछले साल भी हम नहीं कर पाए थे और इस साल भी कोरोना के कारण मेला नहीं भरा पाएगा। तो लोगों से तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सभी सुरक्षित रहें। तो सबसे पहला अभी सभी का दायित्व है कि हम कोरोना से बचाव करें अपना और अपने परिजनों का। जहाँ तक दशहरे की बात है तो रावण का जो दहन हम करेंगे, हमने कोशिश करी है। उसके लिए हम लोग पिछली बार भी करवाया था, लाइव प्रसारण करा दिया था, तो लोगों मिस ना करें और ये जो कंटिन्यूटी इसकी बनी रहे, तो उसका हम इस बार भी लाइव प्रसारण कराने की कोशिश करेंगे। आज गणेश स्थापना की गई है मेले की? आज उसकी पूजा करवा दी गई है, क्योंकि फिर शीघ्र ही देश हो जाएंगे, उसके बाद में पूजा नहीं हो सकती है। तो उसके तहत आज हमने पूजा करवाई है, जिसमें उत्तर के मेयर साहब, दक्षिण के डिप्टी मेयर साहब भी उपस्थित थे और पूरे निगम परिवार ने अच्छे से पूजा करवाई है और इसी को हम आगे बढ़े। थैंक यू। घट रही चोरी की वारदातें। कोटा में श्यामनगर रावत भट्टर रोड अकेलगढ़ के सामने विशाल ट्रेडिंग कंपनी कलचुरी पशु आहार की दुकान के रोशनदान में से घुसकर गोदरेज का ताला तोड़कर 50,000 रुपये निकाल लिए। आरकेपुरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुकान के मालिक परवेश पारेदा ने बताया कि जब वह सुबह अपने पिता के साथ दुकान पर आए, शटर खोलकर देखा तो अंदर गोदरेज टूटी हुई थी और सामान बिखरा हुआ था। जिसका गोदरेज में रखे सामान व नकदी 50,000 रुपये गायब थी, जिसे अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। हमने करीबन 50-55 हज़ार 60,000 रुपये करीबन उसमें गोदरेज में थे। जैसे ही सुबह 7:30 बजे अपना दुकान खोलने का समय हुआ तो उस टाइम पे जैसे देखा तो अंदर आगे लॉक खोल के देखा तो गोदरेज में सामान बिखरा हुआ था। फिर देखा लॉकर देखा तो लॉकर टूटा हुआ था, उसमें पैसे कुछ भी नहीं थे। तब ले गए ऊपर से उन्होंने रोशनदान में से सरिये वरिये काट के, ये 5-7 जनों की गैंग है हिसाब से। यहाँ पे 15 दिन में कम से कम 3-4 वारदात हो चुकी है श्यामनगर में और इस तरीके से हो रहा है। हमने यहाँ आरकेपुरम थाना क्षेत्र में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। सीआई साहब है हमने रमेश कुमारी शर्मा, वो भी आए थे, पूरा वो करके गए, यहाँ देख के गए, मौका मुआयना करके गए। उन्होंने जल्द बोला है कि ज़रूर पकड़ेंगे हर चीज़ का। सारे आगे थे करीबन। लगातार सूर्य बढ़ती है, लगातार अंकुश नहीं लगा पा रही, क्या कहना है? वो ध्यान देना चाहिए। अब बेरोजगारी है सारी, वो है हर चीज़ की है, लेकिन अब पुलिस को बहुत सतर्क होना चाहिए, उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए हम जैसे लोगों का।
हम व्यापार लोग कहाँ जाए, हम लेके जाए तो कोई रास्ते में लूट लेता है, दुकान पे पेमेंट रख सकते हैं, घर पे पेमेंट रख सकते हैं, तो करे क्या। सीसीटीवी लग रही है, सीसीटीवी लग रही है, सीसीटीवी लग रही है, लेकिन सीसीटीवी में कुछ नहीं आया। वो पीछे वाले छत से बस्ती में से होके घुसे थे, तो इस चक्कर में कुछ नहीं आया। बाहर अगर अपने गाड़ी खड़ी करते हैं तो उसमें से बैटरी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके की वारदात होती रहती है यहाँ पे, मतलब ये वाली बात है। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान दें। नाम बताइए आपका। मेरा नाम परवेश पारिता है। कितना से लगभग और किस तरह से घुसे? वो होंगे 3-4 जने थे। वो खाना सरिये वरिये लेके घुसे, उन्होंने ऊपर वाला गेट भी तोड़ने की कोशिश करी। उधर से जो रोशनदान में से घुसे, उन्होंने वहाँ से सरिया काटा, तो उस सरिये में से निकले। मतलब उनकी ज़्यादा मेरे हिसाब से 15-16 साल के ऊपर ज़्यादा एज नहीं होगी, हिसाब से पतले पतले ही थे वो, कोई ज़्यादा वो थे नहीं। महिला एवं बाल चिकित्सालय में शीघ्र शुरू होगी MNCU इकाई। चित्तौड़गढ़ जिला राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय की 3री मंजिल पर मातृ शिशु देखभाल इकाई इस महीने के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी, जिसका कार्य अब अंतिम चरण में जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले के सबसे बड़े महिला एवं बाल चिकित्सालय की 3री मंजिल पर इन दिनों मातृ शिशु देखभाल इकाई का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसी के चलते इस महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इसकी जानकारी देते हुए महिला एवं बाल चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर जय सिंह मीणा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से महिला एवं बाल चिकित्सालय की स्वीकृति 24 बेड की मातृ शिशु देखभाल इकाई शीघ्र शुरू होगी। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत तक इस वार्ड का कार्य पूरा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि नवजात और माँ का स्वस्थ रहना और साथ में रहना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस वार्ड का निर्माण कराया गया है। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित यह वार्ड संक्रमण मुक्त और वहीं दूसरी तरह वातानुकूलित होगा। इस वार्ड में बढ़ती मरीजों को सभी सुविधाएं वार्ड के ही उपलब्ध होगी, जिसमें प्रयोगशाला, मेडिसिन सहित सभी सुविधाएं इसी वार्ड में उपलब्ध मिलेगी। वहीं कोरोना की संभावित 3री लहर को देखते हुए इस वार्ड का निर्माण शीघ्रता से किया जा रहा है। चित्तौड़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। या दूसरी कैटेगरी उन बच्चों की होगी जिनको डेंगू मदर केयर की आवश्यकता होती है और वो डिस्चार्ज के क्राइटेरिया में अभी नहीं आए हैं, ताकि प्रॉपर तरीके से उनको कंगारू मदर केयर सिखाई जा सके, बच्चे की घर पे किस तरह से देखभाल की जानी है वो सब सिखाई जा सके, उनको माताओं को पूरी तरह से पारंगत की जा सके। और छोटी मोटी जो इलनेस होती हैं, ताकि उन बीमारियों के लिए भी वहाँ पे उनका इलाज किया जा सके, उन नवजात शिशुओं का और मदर की देखभाल में मदर के साथ में, क्योंकि एक लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो माँ और बच्चे को साथ में रखा जाए, ताकि उनका जो एक बॉन्डिंग है वो हमेशा के लिए बनी रहे। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक जो ओवर क्राउडिंग हमारे पास SNCU में रहती थी, उस ओवर क्राउडिंग को डाइल्यूट करने के लिए राज्य सरकार का बहुत ही अच्छा ये कदम है, जिसके तहत ये वार्ड बनाया है राज्य सरकार ने और लगभग बन के तैयार होने को है। आई थिंक 15 से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर ये वार्ड पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। बहुत सारे अत्याधुनिक उपकरण राज्य सरकार की ओर से आने वाले हैं इसके अंदर, और वो सब होने के बाद में एक चित्तौड़गढ़ के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। और माताओं के लिए, जो माताएं आज डिस्चार्ज होने के बाद में उनको तो वार्ड से हटा दिया जाता था, जबकि उनके बच्चे 1-2 महीने तक SNCU में भर्ती रहते थे, तो उनको बाहर गलियारों के अंदर या फिर धर्मशाला में जाकर के रहना पड़ता था। अब उनको एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर के अंदर वार्ड में रहने की सुविधा मुहैया हो रही है। कल्याण रेलवे स्टेशन पर युवक को मारकर हुआ भीड़ में शामिल, लेकिन रेलवे क्राइम ब्रांच ने उसे निकाला ढूंढ। कल्याण रेलवे स्टेशन पर कूड़ा उठाने व पैसे को लेकर दिन भर चले विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई। आखिरकार रेलवे क्राइम ब्रांच की टीम ने अशोक लोधी नाम के एक आरोपी को मस्जिद बंदर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस CCTV की मदद से आरोपी की तलाश कर रही थी। 3 जुलाई की सुबह करीब 10-10:30 बजे कल्याण रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर 3 युवक बहस कर रहे थे। कहासुनी के दौरान एक युवक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया। तभी अचानक एक लोकल ट्रेन प्लेटफार्म पर आई। आरोपी ट्रेन में उतरकर भीड़ में शामिल हो गया। CCTV में साफ नहीं हो पाया कि आरोपी किस दिशा में गया। कल्याण GRP हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपियों के नाम और पते रेलवे पुलिस के पास नहीं थे। CCTV के आधार पर पुलिस जांच शुरू की गई तो 3 युवकों में से एक शंकर राठौड़ को कल्याण अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया।
आखिरकार 9 दिन बाद रेलवे क्राइम ब्रांच मामले को खुलासा व सुलझाने में सफल रही। रेलवे अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गजेंद्र पाटिल ने बताया कि अपराध शाखा पुलिस आरोपियों की तलाश में 5 दस्ते की जांच कर रही है। आखिरकार आरोपियों को मस्जिद बंदर इलाके से हिरासत में ले लिया गया। आरोपी की पहचान अशोक लोधी के रूप में हुई है। वह भोपाल के रहने वाले हैं। वह 3 महीने पहले ही मुंबई आया था। यह घटना महेंद्र नारायण मरावी और अशोक लोधी के बीच कचरा संग्रहण और पैसे के लेन देन को लेकर हुई थी। शाम को गजेंद्र पाटिल और कल्याण रेलवे अपराध शाखा अधिकारी अशरफ शेख के नेतृत्व में एक टीम ने अशोक लोधी को कल्याण जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक वाल्मीकि शत्रुल को सौंप दिया। आगे की जांच कल्याण जीआरपीएफ कर रही है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। कल्याण स्थानकात एका भंगार विकणाऱ्या व्यक्तीची हत्या झाली होती। या प्रकरणी एलसीबीला यश आले आहे। काय म्हणजे काय घटना होती आणि आरोपीला आपण कशा काय अटक केली आहे? दिनांक 3/7/2021 रोजी सकाळी 10:30 वाजताच्या सुमारास कल्याण स्थानक प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1च्या शेवटच्या टोकाला CST बाजूकडे एक कचरा वेचणारा मजूर नारायण मरावी आणि त्याचा साथीदार अशोक लोधी यांच्यात वाद झाले। त्या वादाचं परिवर्तन मारामारीत झालं। त्या अशोकने चाकूने स्टॅबिंग केली। त्यात नारायण मरावीचा जागीच मृत्यू झाला। सलग 10 दिवसापासून माझी 5 पथकं आरोपीच्या मागावर होती। आज मस्जिद बंदर येथे शहर पोलीस ठाणे हद्दीत आम्ही त्याला पकडण्यास आम्हाला यश आले आहे। सर आरोपी कोण आहे? राहणार आरोपी मूळचा भोपाळ इथला आहे। तो नुकताच 3 महिन्यापूर्वी मुंबईत आलेला होता आणि कचरा उचलण्याच्या आणि पैशाच्या वादावरून दोघांची भांडण झाली। त्याचे परिवर्तन खुनात झाले। असमंजस की स्थिति। कामखेड़ा धार्मिक स्थल पर पहुंचकर बिना दर्शन लौटे श्रद्धालु। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी सरकार के आदेश अनुसार आगामी आदेशों तक बंद रहेगा। कामखेड़ा बालाजी धार्मिक स्थल पूर्णतः से बंद है। ऐसे में कामखेड़ा बालाजी धाम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल माना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश बॉर्डर नज़दीक होने के कारण प्रतिदिन यहाँ पर मध्य प्रदेश से श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए पहुँच जाते हैं। कामखेड़ा बालाजी धाम पर श्रद्धालु अपने निजी वाहनों से कामखेड़ा पहुंच रहे हैं। जैसे ही श्रद्धालु कामखेड़ा तीर्थ स्थल पर पहुंचते हैं, बालाजी के दर्शन नहीं कर पाते हैं। दर्शनार्थियों के लिए तीर्थ स्थल बंद होने मंदिर असमंजस बना हुआ है। श्रद्धालुओं ने बताया कि मध्य प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल खुले हुए हैं, इसलिए हमने सोचा कि राजस्थान में भी कामखेड़ा बालाजी मंदिर खुला रहा होगा, इसलिए हम भी परिवार के साथ मध्य प्रदेश से राजस्थान के झालावाड़ जिले में कामखेड़ा बालाजी धाम पर दर्शन करने के लिए आए, परंतु हमें क्या मालूम कि कामखेड़ा बालाजी मंदिर बंद हो रहा है। श्रद्धालुओं ने बताया कि परेशानी इस बात की नहीं, हमें बालाजी दर्शन नहीं हुए। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक माना जाता है कामखेड़ा बालाजी, जिसकी अव्यवस्थाओं की जिम्मेदार है कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट, जिनकी लापरवाही व खामियाजा श्रद्धालुओं सहित स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ गाँव वालों को भी इनकी लापरवाही का दंश झेलना पड़ रहा है। श्रद्धा और आस्था की कामखेड़ा बालाजी धाम पर बड़ी आस्था है। साथ ही यहाँ पहुँचने इस महंगाई के दौर में महंगा पेट्रोल जलाकर कामखेड़ा आना हमारा सार्थक नहीं हुआ, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कामखेड़ा बालाजी ट्रस्ट के। हमने सुना है कि कामखेड़ा बालाजी ट्रस्ट की गतिविधियां बहुत गलत है, जो कि सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हो रही थी। ट्रस्ट कामखेड़ा बालाजी के पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण कई श्रद्धालुओं को इनकी पीड़ाओं का दंश झेलना पड़ा है। श्रद्धालुओं के साथ भी यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है। कुछ श्रद्धालु तो मंदिर के पास से ही हाथ जोड़कर चले जाते हैं, तो कुछ श्रद्धालु गांव के बाहर ही नमन करके चले जाते हैं। परंतु सुनने में ऐसा आया है कि ट्रस्ट के अध्यक्ष महामंत्री अपने परिचितों को मंदिर में दर्शन करवा देते हैं, फिर यह कैसा मंदिर बंद है। झालावाड़ से कामखेड़ा बालाजी धाम राजकुमार शर्मा की रिपोर्ट। विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पर गोमुख कुंड में मरी 8 क्विंटल से अधिक मछलियां, बदबू से हाल बुरा। चित्तौड़गढ़ के विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित गोमुख कुंड में मंगलवार को दूसरे दिन भी सैकड़ों की संख्या में मछलियों का मरने का सिलसिला जारी रहा, जिसके कारण आसपास के दर्शनीय स्थलों पर आने वाले पर्यटकों का बदबू से बुरा हाल रहा।
इसकी सूचना मिलने पर मत्स्य विभाग के अधिकारी भी मंगलवार को सवेरे गोमुख कुंड पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मृत पाई गई मछलियों को बाहर निकलवाने के साथ ही बड़ी संख्या में मछलियों को मरने के कारणों का पता लगाने के लिए पानी के सैंपल भी लिए। वहीं 2 दिनों में लगभग 8 क्विंटल से अधिक मछलियों के मरने की संभावना व्यक्त की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए गोमुख कुंड एक प्रमुख दर्शनीय स्थल श्रेणी में आता है, लेकिन विगत 2 दिनों से इस कुंड में अचानक से हो रही हजारों की संख्या में मछलियों की मौत के कारण आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों का बदबू से बुरा हाल हो रहा है। पिछले 2 दिनों में नगर परिषद और पुरातत्व विभाग के साथ ही मत्स्य विभाग के कर्मचारी गोमुख कुंड में मरी मछलियों को कुंडली से बाहर निकालने का कार्य लगातार कर रहे हैं। इसी को लेकर मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सैयद लायद अली की कनिष्ठ सहायक मनीष गुरी गोस्वामी प्रमुख कुंड जाकर मृत मछलियों को गोमुख कुंड से आसपास के हटाने की कार्रवाई की। वहीं मछलियों की मौत का कारण जानने के लिए गोमुख कुंड में पानी के सैंपल भी लिए। इसकी जानकारी देते हुए मत्स्य विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सैयद लायद अली ने बताया कि गोमुख कुंड में वर्ष 1974 में चीन से लाई गई कॉमन कॉर्प मछलियों थी, जिनका पालन गोमुख कुंड में हो रहा था। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टांत पानी में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी और तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण इन मछलियों की मौत हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा इस गोमुख कुंड में डाली जा रही विभिन्न प्रकार की खाद्य सामग्री से भी टैक्सिर होने का अंदेशा जताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में करीब 7 से 8 क्विंटल मछलियों की मौत हुई, जो कि बहुत ही दुखद है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। डायरेक्टर फिशरीज उदयपुर पोस्टिंग 4 चित्तौड़गढ़ मेरे पास है। सर बात मानते ये प्रथम दृष्टया निरीक्षण देख पाया गया कि इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, पानी बहुत कम हो गया और ऊपर से बादलों में टेम्परेचर बढ़ने से ऑक्सीजन कम हो गया। और दूसरी बात क्या, पानी कम होने से लोगों द्वारा जो इसमें आटा और चने डाले जाते हैं, इससे पानी टॉक्सिक हो गया है। इसका प्रथम दृष्टि के कारण ये पानी के सैंपल ले लिया हमने, मछली सैंपल भी ले लिया है, हम और बाकी जांच करवाएंगे। लगभग कितनी लग रही है मछली? करीबन है 7-8 क्विंटल तो मछली दिख रही है। मछली कॉमन कार्प है। अच्छा, एक चीज़ और, ये कॉमन कार्प हमारे चित्तौड़ में इस कुंड के अंदर सन 74-75 से पाल रहे हैं हम इसके अंदर। तो मछली विभाग पहले शुरुआत में चाइना से सीड आया था इसका, फर्स्ट टाइम इंडिया में, तब यहाँ के डाला था हमने, तब से यहाँ रियर हो रही है। बीच में 98 में जब ये कुंड सूखा था, तब हमने सबको निकाल के यहाँ से दूसरी जगह लगे थे, फिर वापस लगा डाली थी। उसके बाद विभाग ने बच्चे लगा डाला है। अब क्या, उसके बाद पुरातत्व विभाग वालों ने विभाग की गतिविधि को यहाँ बिल्कुल बैन कर दिया। इस कारण हमारा यहाँ आना जाना होता नहीं है। काला डेरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 48 घंटों में ही दुश्मन के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। युवती को अगवा कर अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की दे रहा था धमकी। जहां आरोपियों को चिकित्सक पिछले 2 वर्ष से युवती के साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने आरोपी चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर शर्मा निवासी टीपावाड़ी ढाणी जयसिंहपुरा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी चिकित्सक ने चोमू में एक होटल में युवती के साथ दुष्कर्म किया था। गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत ने इस मामले को खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोमू से राजकुमार जांगीड़ की रिपोर्ट। गोविंदगढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सैकड़ों युवती एवं महिलाओं को अश्लील मैसेज करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। करीब 1 वर्ष से महिलाओं को सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजकर उन्हें वो ब्लैकमेल कर परेशान करता था, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी अमित रोहिला निवासी नवलगढ़ को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को व्हाट्सएप फेसबुक पर युवतियों महिलाओं को अश्लील मैसेज एवं चैटिंग करने का शौक था। उसी के चलते आरोपी शादी समारोह में फोटोग्राफी करने के दौरान महिलाओं की फोटो ले लेता था और युवतियों को मोबाइल नंबर भी लेता था। फिर आरोपी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं को अश्लील मैसेज भेजकर उन्हें परेशान करता था। पुलिस जांच में आरोपी द्वारा सैकड़ों महिलाओं एवं युवतियों को अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करने का मामला सामने आया था, जिसके चलते पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। गोविंदगढ़ सीओ संदीप सारस्वत ने सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया और रोहिला को गिरफ्तार किया। चोमू से राजेश कुमार जांगीड़ की रिपोर्ट। सर, ये क्या मामला था? 6 जुलाई 2021 को हमारे थाना गोविंदगढ़ में एक
महिला ने शिकायत दी थी कि उन्हें एक लड़का बार बार अश्लील मैसेज भेज रहा है और काफ़ी लंबे समय से इस तरह के मैसेज भेज रहा है और उसको रिप्लाई वगैरह ना करने पर गाली गलौज करने लगता है और उसमें जो कंटेंट है वो पोर्नोग्राफिक है, मैसेजेस का है। तो इसके आधार पर हमने मुकदमा जो है हमारी आईपीसी, आईटी एक्ट और SC ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज किया और श्रीमान SP साहब के निर्देश पर मेरे सुपरविज़न में हमारे थानाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया और इसके जो विभिन्न नंबर जो थे उनमें से कुछ नंबर बंद थे, तो हमने इसके साइबर एक्सपर्ट हमारे जो हैं उनकी सहायता लेकर इस पर्सन को हमने आइडेंटिफाई किया और इसकी तलाश के लिए हमने टीम जयपुर भेजी, जहाँ से इसको पकड़ लिया गया है और इसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके जो मोबाइल को जब हमने जब्त किया तो उसमें और इससे जो पूछताछ में जो सामने आया तो ये सैकड़ों लड़कियों को इस तरह के जो मैसेजेस भेजता है और काफ़ी लड़कियां जो है इससे काफ़ी परेशान हैं। तो हमारे पास क्योंकि लड़कियां जो है अपनी डर के मारे या कुछ अन्य कारणों से इसके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा पाई, तो हमारे जो पीड़िता हैं उन्होंने इसके खिलाफ हिम्मत करके मुकदमा दर्ज कराया और ये अभी हमने इसको गिरफ्तार किया है। तो अब आगे इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहाँ से आगे जो है कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तीन दिन होगी प्रत्येक जोन में जलापूर्ति। शहर के हर सप्ताह में 3 दिन होगी प्रत्येक जोन में जलापूर्ति। मानसून की बेरुखी के शहर में गहराने लगा पेयजल संकट। भालापुरा बांध सूख जाने से पानी का वाटर लेवल कम हो गया है। शहर की जलापूर्ति को लेकर पीएचडी अधिकारियों ने बताया कि प्लान प्रत्येक जोन में जलापूर्ति के लिए वार तय किए गए हैं। पीएचडी के JN नैनवा ने बताया कि वर्तमान में पीएचडी पर 14 लाख लीटर पानी रोजाना मिल रहा है, जबकि नैनवा शहर में 4200 करीब कनेक्शन है जिनकी जलापूर्ति के लिए रोजाना 20 लाख लीटर पानी की जरूरत है। वहीं पाई बालपुरा बांध पर लगे करीब 15 नलकूपों में से केवल 7 नलकूप में से पानी आ रहा है और 8 नलकूप कुछ देर में ही खाली हो जाते हैं, जिससे उचित मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। वहीं वर्तमान में नैनवा शहर की जलापूर्ति के लिए पीएचडी में बने जलाशयों पर करीब 150 टैंकर रोजाना डलवाकर शहर की जलापूर्ति की जा रही है, लेकिन फिर भी बांध में नलकूपों से पानी की आवक कम होने कारण अब नैनवा शहर में सप्ताह में 3 दिन में ही प्रत्येक जोन में जलापूर्ति होगी। नैनवा से गणेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। जादू के लिए मगरमच्छ के बच्चों का प्रयोग, 7 मगरमच्छ के बच्चे किए बरामद। काले जादू के लिए मगरमच्छ के बच्चे का उपयोग शायद आपने अब तक सुना नहीं होगा, पर एक ऐसी ही मामला तब का खुलासा हुआ जब थाने ने शहर के क्राइम ब्रांच के मुंब्रा के एक युवक को मगरमच्छ के बच्चों के साथ पकड़ा। पुलिस ने पूछताछ में इसमें खुलासा किया कि मगरमच्छ के बच्चों को वह कुछ लोगों को बेचने के लिए जा रहा था, जिसे उन लोगों को काले जादू में उपयोग में लाने वाले थे। मगरमच्छ के इन बच्चों को थाने क्राइम ब्रांच के बरामद किया है। मुंब्रा से गिरफ्तार किए एक स्मगलर नामक युवक के पास से ऐसे 7 मगरमच्छ के बच्चे बरामद किए हैं, जिससे ये लोगों को 3 लाख रुपए में बेचने जा रहा था और वह मगरमच्छ को बच्चों का उपयोग काला जादू करने में उपयोग में काम में लेना था। ठाणे से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।